आपने सेनेटर साहब भी बात कर ली इसके ऊपर। क्या है जी, माइक खोलें अबड़ो साहब का। सर ये एविएशन कमेटी का इशू है। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट मंगवाई थी कराची से 15 अगस्त को। अभी पता नहीं ये शायद इंडिया गए थे उनकी जो आज़ादी का दिन था वो मनाने के लिए, या यहाँ से कोई और चीज़ लेके गए थे। ये इन्होंने बड़ी ज्यादती की। इसकी जो है लाजमी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उनके अपने जो अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसने इस बात को एंडोर्स किया है कि इसने मैशत को तबाह किया है। इससे मैशत, इसको काइंडली कमेटी को भिजवाए सर। जी जी ठीक है सर। जी सेनेटर डॉक्टर हुमायूं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। सर सबसे पहले मैं एक्चुअली अता तारर साहब ने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बात की थी कि वो उनकी गुड स्टैंडिंग और नाइकॉप वगैरह को वो कैंसिल करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बाज़ पाकिस्तानियों ने कुछ एहतजाज किया था। अगर आप उन वीडियोस को देखिए उनमें किसी ने कोई वो उनके कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की, उनसे सवाल जवाब किए थे और वो उनको जवाब भी दे रही थी, मरियम साहिबा जो वहाँ गई हुई थी। मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं कि तकरीबन $30 बिलियन पाकिस्तान को ज़र मुबादला के लिहाज से जो रेमिटेंसेस हैं वो भेजते हैं, और जबकि हमारी ये क्रिमिनल मोस्ट वांटेड गवर्नमेंट जो है ये $1 बिलियन के लिए अमेरिका के सामने, IMF के सामने घुटने टेक के और नाक रगड़ के उनसे पैसे ले रही हैं। तो मैं उनको कभी ये इजाज़त नहीं दूंगा कि ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस तरीके से उनकी तजलील करें। ये हो नहीं सकता और ये होना नहीं चाहिए कि कोई शख्स सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को डिफेंड करने के लिए आपके 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस किस्म की बात उनके लिए करे। फिर एक बात आई थी कि इमरान खान का हेल्थ कार्ड जो है उसको ख़त्म किया जाए। देखिए इकोनॉमिक शॉक्स जो कि एक ख़ानदान को पॉवर्टी लाइन से नीचे लाने के लिए जो सबसे बड़ा शॉक होता है इकोनॉमिक शॉक्स में, उसमें हेल्थ शॉक 50% शेयर होता है। दैट मीन्स कि अगर एक ख़ानदान में खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक या किसी को कोई बीमारी आ गई, उस बीमारी के इलाज के लिए वो शख्स अपना कारोबार बेचकर अपने उस बेटा बेटी बहन बीवी बाप का इलाज कराएगा और उनकी पूरी फैमिली जो 4 5 6 लोगों पर है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगी। ये हेल्थ कार्ड वो सेफ्टी नेट है जो इस पूरे खानदान को रोक के रखता है। और यहां पे हम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए हम उस सेफ्टी नेट को लोगों के नीचे से खींचना चाह रहे हैं। क्या ये हम लोग यहां तक इतने नीचे गिर गए हैं कि हम लोग अपने गरीबों को गिरने दे रहे हैं और उनके नीचे जो सेफ्टी नेट है जो पूरी दुनिया फराम करती है, और इससे पहले ये पाकिस्तान में इतना बड़े पैमाने पे आज तक नहीं था। हम सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को उससे पॉपुलैरिटी मिल रही है, पॉपुलैरिटी अल्लाह ताला देता है, ये जरिया बनाया था। ये ना होता अल्लाह ताला ने कोई और जरिया बना देना था। पॉपुलैरिटी अल्लाह ताला देता है, इज्जत अल्लाह ताला देता है, लेकिन आप गरीब लोगों के सेफ्टी नेट हटा रहे हो सिर्फ इसलिए कि ये चीज इमरान खान को फायदा दे रही है। आज जो बिल पास हुआ, मेरे उसके ऊपर जो मेन मुखालफत थी, अगर वो कहते हैं कि जी ये एग्जाम्स है, NLE एग्जाम्स है, फलाने एग्जाम्स है, आप उसके मेरिट को, और बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे कि उसके 70% कम करके 60% कर ले, लेकिन आपने 45% कर लिया। इसका फर्क क्या होगा सर? फर्क इसमें यह होगा कि जो 45% पे पास हो जाता है वो एक किस्म का क्वालिफाई कर जाता है एडमिशन के लिए। अब होगा क्या, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ये 45% वाला बंदा जो साहिब हैसियत
शख्स का बेटा है, ये कॉलेज को बड़े ग्रांट्स देगा और उनको ज्यादा पैसे देगा, तो वो 80% वाले को एडमिशन नहीं देंगे, 45% वाले को एडमिशन देंगे। प्रॉब्लम यहां पे है कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इससे नाजायज फायदा उठाएंगे और ये उनको फायदा दिया गया है, इसकी बाकायदा उनकी लॉबिंग की गई है इनके लिए। यहां मेरा इतराज है। मेरा इतराज इस वजह से है कि आप, अगर आपका सूबा किसी वजह से पसमानदा है, भाई आप 25 साल से उस सूबे में हो, आपने अपना स्टैंडर्ड क्यों नहीं ऊंचा किया? सबसे ज्यादा चीटिंग, ऑर्गेनाइज चीटिंग मैट्रिक में, एफएससी में कहां होती है? सिंध में। ठीक करो ना उस सिस्टम को। आप पूरे पाकिस्तान को अपने साथ नीचे क्यों घसीट रहे हो? यहां मेरा इतराज है। एनएलई के लिहाज से अगर बाज जगहों पर एनएलई में प्रॉब्लम है, आप उसके अपने अमेंडमेंट कर सकते हो, आप उसका स्टैंडर्ड नीचे ला सकते हो। एग्जामिनेशन का तरीका ठीक नहीं है, आप उसके तरीके को बेहतर कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ इस चीज के लिए पूरे मुल्क का मयार नीचे गिरा दो, ये कहां की इंसानियत है? अब मैं आता हूं इकोनॉमी के लिहाज से। यार मुझे बेशक दे बदुआएं, मैं इस मुल्क के गरीब लोगों के लिए बात करता हूं। साहब चेयर को मुखातिब करें प्लीज। सर जी आप, डॉक्टर मैं अभी साहब, आपको कुछ डॉक्टर साहब चेयर को मुखातिब करें। तंगी साहब प्लीज। सर इनके अपने जो इनके अपने रिश्तेदार हैं जो कि डॉक्टर हैं, वो खुद भी कहते हैं एनएलई के एग्जाम होना चाहिए। ठीक है ना सर? तो ये पहले इनके अपने भी जो डॉक्टर बच्चे हैं वो भी यही कहते हैं एनएलई होना चाहिए। एनीवे, देख डार्क कर्व, ये 2013 और 2018 के दरमियान में एक फिनोमेना था। फिनोमेना ये था कि डार साहब ने आर्टिफिशियली पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू को इन्फ्लेट कर रखा था। आईएमएफ ने कहा था कि अगर ये एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबिलिटी रखते तो फिर इनके पास एक्सटर्नल बफर्स होते। इसकी वजह से पाकिस्तान के रुपए को 17.5% ओवर वैल्यू हुआ था। और ये याद रखें, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट में 200% का इजाफा हुआ था, और वो भी सिर्फ 11 माह में। इससे ज्यादा नुकसान एक मुंशी कहां कर सकता है किसी को? ये याद रखें, बैलेंस ऑफ द ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज में तकरीबन $6 बिलियन गिर गया, जो कि तकरीबन 1/3 है वो उस वक्त की कॉम्पिटिटिवनेस की। सवाल यह बनता है, अगर 3.1% जो डेप्रिसिएशन है, उसमें पब्लिक डेट लॉस जो है वो 230 बिलियन के बराबर होता है, तो 17.5% कितना होगा? ये खरबों में जाता है। अच्छा, डार साहब ने खुद कहा था कि अगर इस वक्त रुपए को हमने ठीक करने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा तबाही आ जाएगी। ये उनके अपने अल्फाज हैं। असल हकीकत तो यह है कि डार साहब की कहानी सारी एक झूठ पर मबनी है। उन्होंने 7 बिलियन का टीका लगाया था इस मुल्क की इकोनॉमी को, सिर्फ इसलिए कि आर्टिफिशियली मेंटेन करें, और इन्होंने आज तक हमेशा काम आर्टिफिशियली किया है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में 2 नंबरी कहते हैं। याद रहे कि आईएमएफ ने खुद कहा था कि यह इकदाम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है, और खासकर इसलिए कि यह वो रकम थी जो पाकिस्तान ने, उनकी गवर्नमेंट ने भीख मांग के ली थी। भीख तो ये हमेशा से लेते हैं, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, तो इनका हमेशा से मोटो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, जिन्होंने ओवरऑल जो लोन लिया था, ग्रॉस लोन लिया था, वो $41 बिलियन लिया था, और उसका 17% हिस्सा इन लोगों ने इस चीज में डाल दिया था। 17% उन्होंने इस चीज में झोंक दिया था, और उसी की वजह यही थी कि जो ही इनकी हुकूमत गई,
केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान ही रुपया जैसे बिल्कुल गिर गया हो और ये जुई वापस आए तो जैसे लैंडस्लाइड हो गया है। 178 से एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये 250 को टच करना शुरू हो गए थे। और इन सब चीजों के बावजूद जो नेट लॉस हुआ था, स्टेट बैंक ने बताया था कि बोरिंग के बावजूद कि इनका जो लॉस हुआ था वो 18.5 बिलियन से जो इनके रिजर्व्स थे, इन सब चीजों के बावजूद गिर के 11 बिलियन हो गए थे। 7 बिलियन से ऊपर के रिजर्व्स इनके गिर गए थे। याद रहे ये वो इकदाम थे कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो इनकी गवर्नमेंट गई थी वो सारा का सारा जो मलबा था वो पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर गिरा था। और यही वजह थी, ये वो वाहिद वजह थी कि जिसकी वजह से शुरू में जो इन लोगों ने 6% अपना दिखाया था जीडीपी, वो एक्चुअली 6% नहीं था। और उसको जब मेंटेन करने के लिए फ्री फ्लोट किया गया तो वो ड्रॉप हुआ माइनस में। फिर जब आपने अपना रुख सही किया तो तब कहीं जाके दोबारा 6% पे आया है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये। और एक और बात है, बहुत कॉमन सी बात है कि जो डार साहब के बच्चे हैं उनकी जो दुबई में प्रॉपर्टी है और जो मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं उनकी जो एवनफील्ड की प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टीज के कोई मनी ट्रेल नहीं है। ये वो प्रॉपर्टी है कि 1993 में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये इनकी प्रॉपर्टी है। 1999 में मियां नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं कि ये रेंटल प्रॉपर्टी है। 2004 में पता चला कि उनके दादा ने उनके नाम ट्रांसफर की है। 2016 में मरियम नवाज साहिबा कहती है कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ना, मेरे बहन भाई की प्रॉपर्टी है। खत्म हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि ये सारे वसाइल हैं जिनकी वजह से किया गया था। उनके लॉयर ने क्या कहा? कतरी खत दिखा दिया। बात यह है कि इन्होंने थ्रू आउट हमेशा झूठ ही बोला है। अब बात आ जाती है फ्लड्स के ऊपर। हमें देखना चाहिए ये फ्लड्स आए क्यों हैं। हमने 2000 में देखा था। अब ये याद रखें कि अब अगर आप देखते हैं सखर में और रहीम यार खान में, दोनों में एक जितनी बारिश हुई है, लेकिन सखर में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हैं, रहीम यार खान में नहीं आए। उसकी कोई तो वजह होगी। डीआई खान में और क्वेटा के बाज इलाकों में, बलूचिस्तान के बाज इलाकों में एक जैसी वो बारिश हुई है, लेकिन एक जगह पे कम प्रॉब्लम हुआ है, दूसरी जगह पे ज्यादा हुआ है। कोई तो प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम में यह था कि जो उनकी हुकूमतों ने करना चाहिए था वो उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। उन लोगों ने जो ड्रेनेजेस होती थी, उन ड्रेनेजेस के ऊपर उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है, वो ड्रेनेजेस बंद कर दी थी, जिसकी वजह से ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस उन हुकूमतों की थी। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी उनको एक प्रोजेक्ट दिया था कि वो ड्रेनेज का वो करे। उन लोगों ने, सिंध की हुकूमत ने उसको नामंजूर किया था। देखिए, आजकल लोग कहते हैं कि बड़े बड़े डैमों की अब दुनिया में कोई जगह नहीं रही। उसकी वजह यह है कि बड़े डैम जो है ना वो लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं। मेरा एक सवाल है हर पाकिस्तानी के साथ कि ये जो हमें एक दफा डिबेट करनी पड़ेगी कालाबाग डैम के ऊपर, विदाउट बीइंग बायस्ड हमें डिबेट करनी पड़ेगी कि उसके क्या फायदे हैं। अगर कोई कहता है नौशहरा डूबता है, नौशहरा कालाबाग डैम से तकरीबन कोई 80, 90, 100 फुट ऊंचा है, डूब नहीं सकता। अगर कालाबाग डैम को कोई कहता है कि वो बहुत ऊपर है, कालाबाग डैम जितना ये पानी आ रहा है, जितना ये सैलाब का पानी आता है, कालाबाग डैम उसके रास्ते में आता है। यार मुझे बोल लेने दो, उसके बाद आप अपनी बारी में बोल लेना। तंगी साहब प्लीज बैठ जाए। तंगी साहब आप आराम से अपनी बारी में बोलना। आप हर एक चीज के दरमियान में टूच मारे होते हैं। आराम से बैठे, आराम से बैठे, डॉक्टर साहब आराम से बैठ जाए। डॉक्टर साहब, तंगी साहब बैठ जाए प्लीज। मुल्क की लाश आपको मंजूर है और पीपल्स पार्टी के, यही तो आपकी बात है। तंगी साहब प्लीज बैठ जाए। ये डिस्कशन हो सकती है,
तंगी ये साहब, डिस्कशन हो सकती है और ये तंगी साहब। डिस्कशन होनी चाहिए। इस तंगी साहब। डिस्कशन को होना चाहिए, अनबायसली डिस्कशन होनी थैंक यू चाहिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सर जी। ये याद रखे, ये याद रखे, Thank you, डॉक्टर इसमें आपको नंबर 1 बिजली, इसमें आपको नंबर 2 पानी, you, जी। इसमें आपको नंबर 3 Thank you, डॉक्टर साहब। हर लिहाज से कालाबाग Thank डैम you, की thank you, एक डॉक्टर साहब। इंपॉर्टेंस है, वो हर लिहाज से डिस्कशन होनी चाहिए। Thank you, ये जी। फोरम एक ऐसा फोरम है जिसमें हर किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए और उसके मेरिट पे फैसला होना है। चाहिए। Thank you, जी। ये नहीं है कि मेरे उसमें लाश पे और उसकी लाश पे। इस मुल्क के लिए हमने फैसला करना है, हमने पार्टीज के लिए नहीं करना, Thank you, जी, हमने डॉक्टर मुल्क साहब। के लिए करना है। Thank और you, अगर इस मुल्क के लिए मुझे किसी की लाश पर से गुजरनी पड़ी, मैं उसकी लाश पर से गुजरूंगा। थैंक यू जी। ये मुल्क के लिए सेनेटर इम्पोर्टेंट सीमा है। जी साहिबा, अगर Thank इस you, मुल्क डॉक्टर के लिए साहब। मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, मैं कुर्बानी दूंगा। ठीक है, ये thank you। मुल्क इम्पोर्टेंट है, मेरा घर इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सेनेटर सीमी इजदी साहिबा, तंगी साहब तशरीफ रखें प्लीज, आप ना बोलें, आप अपनी बारी में बोले प्लीज। तंगी साहब, मैं मना कर रहा हूं, आप अपनी बारी में बात करें प्लीज। शाबाश, वेल डन। तंगी साहब, अपनी बारी में बात करें प्लीज। बैठ जाएं डॉक्टर साहब, साहब बोलने डॉक्टर साहब बैठ जाएं प्लीज, तशरीफ रखें। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। पिछले हफ्ते पॉलिटिकल